तो आप देख रहे हैं स्कैरी मूवीज। मैं आपका दोस्त धीरेन। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो मेरी तबीयत में अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया है, तो मैं ज़्यादा लंबी कहानी आप लोगों को सुना नहीं सकता। तो मैं अपने मित्र को बोला हूँ ये कहानी सुनाने के लिए, क्योंकि लगातार पिछले एक हफ्ते से वही कहानी सुनाता आ रहा है और आप लोगों का प्यार भी बहुत मिलता आ रहा है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी नागालैंड के एक शख्स के साथ घटी थी। चलिए जानते हैं उनके साथ घटी एक सच्ची खौफनाक दास्तां, वो भी उन्हीं के जरिए से। इस कहानी का जिक्र आज तक मैंने किसी से नहीं किया, पर इसका डर आज भी मेरे अंदर उन्हीं दिनों से है। ये उस समय की बात है जब मैं कई सालों बाद गांव गया था। मैं गांव जाते समय बहुत उत्साहित था। आज से लगभग 6 साल पहले हम पूरी तरह से शहर में बस गए थे और गांव से मानो हमारा नाता सिर्फ नाम बराबर ही रह गया था। उस समय मेरे पिताजी को कंपनी की तरफ से प्रमोशन पर शहर में घर मिला था, इसलिए शहर में आना तो हमारे लिए एक ज़रूरत थी। पर यह हमारी गलती भी थी कि हमने अपने गांव से सारे संपर्क तोड़ लिए थे। मेरा कॉलेज अभी बाकी था, पर हमें दिवाली की 25 दिन की छुट्टी मिली हुई थी। इसीलिए मैंने इस बार अपना मन बनाया कि मैं अपने गांव जाऊंगा। मेरा गांव शहर से काफ़ी दूर था, इसलिए सिर्फ मुझे ट्रेन ही एक सस्ता विकल्प मालूम पड़ रहा था। उस दिन मेरी सानिब मेरे साथ थी। मुझे जल्दी ही ट्रेन की टिकट मिल गई। मैं अपने बैग और सूटकेस लेके प्लेटफार्म पर जल्दी ही पहुंच गया और उस समय मुझे काफ़ी देर हो गई थी। पर वो तो भला है, भारतीय रेल के कार्यशैली का जो ट्रेन सिर्फ 2 घंटे लेट होके आखिरकार आ ही गई। पर ट्रेन को देखते ही जो लेट होने का मेरा गुस्सा था वो खुशी में बदल गया, क्योंकि ट्रेन ज़्यादा भरी नहीं लग रही थी और स्टेशन पर ज़्यादा लोग भी नहीं थे। मैं आराम से बैठ के जा सकता था। मुझे खिड़की की सीट मिली थी, जो लगभग दुनिया में हर एक सफ़र कर रहे व्यक्ति की इच्छा होती है। मैं आराम से अपने सपनों को उनकी जगह पर रख दिया और अपना सर ट्रेन के खिड़की पर रखकर गांव के कुछ पुरानी यादों को सोचने लगा। मेरी काफ़ी सारी याद ताज़ा हो रही थी। मुझे तभी मेरे दोस्त सूरज की याद आई। वो मेरा गांव का सबसे प्रिय मित्र था और सबसे पहला भी। मुझे आज भी याद है जब मैं बचपन में 5वीं कक्षा में था, तब मैंने अपना स्कूल बदल लिया था और वो मेरे स्कूल का पहला दिन था। और स्कूल छूटने के बाद मैं जंगल में घूमने गया था, जब मुझे सामने एक भेड़िया दिखा था। हालांकि मैं उसे देखकर चुप हो गया, पर इसके कारण वहाँ पर थोड़ी सी शोर हुई और यह शोर काफ़ी थी मुझे मुसीबत में डालने के लिए। वो भेड़िया मेरी आवाज़ की तरफ बढ़ते आ रहा था, यानी कि वो मेरी तरफ आ रहा था। मुझे उस वक्त लगा कि अब तो यह मेरी ज़िंदगी के आखिरी पल हैं। अब वो भेड़िया मेरे बहुत करीब आ चुका था कि तभी किसी ने उस पर एक बड़ा सा पत्थर पीछे से मार दिया और वो सूरज था। तब भेड़िया उसके पीछे भागा और सूरज भी अपनी पूरी रफ्तार में जंगल के अंदर की तरफ तेजी से भागने लगा। मैं भी उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे भागता, पर मैं उन दोनों के रफ्तार को छू तक नहीं पाया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि उस लड़के को उस भेड़िया ने मार दिया होगा। पर हैरानी तो मुझे तब हुई जब वो लड़का बिना किसी खरोंच के जंगल से वापस लौटा। वो आते वक्त धीरे से मुस्कुराया, तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसके पीछे भेड़िया नहीं बल्कि बिल्ली भागी थी। मैंने उसे भेड़िए के बारे में पूछा तो उसने इसका कुछ खास जवाब तो नहीं दिया, पर हम दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। फिर मैंने स्कूल के बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि वो कहीं स्कूल नहीं जाता। और ऐसे ही बातें करते करते मैंने उसे उसके घर का पता पूछ लिया। उसने कहा मैं तुम्हें अपना घर दिखा सकता हूँ। मैंने उसे अगले दिन इसी जगह पर मिलने के लिए कहा। वो ठीक समय पर वहीं खड़ा था। फिर वो मुझे अपने घर दिखाने के लिए ले जाने लगा। वो रास्ता जंगल से होते हुए जा रहा था और कुछ तो रास्ते के मोड़ इस तरह से थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि कोई यहाँ से सालों से आया भी ना हो। आखिरकार हम उसके घर पहुँच गए।
वो घर कीचड़ में कमल के समान था। पूरे जंगल के बीचों बीच यह सुंदर सा घर था। हालांकि पूरा घर लकड़ियों से ही बना था, पर वो बहुत ही आकर्षित था। उसके घर में वो अकेला ही रहता था, ना तो उसके माता पिता थे और ना ही कोई और। फिर मैंने इसका कारण उस लड़के से पूछा तो उसने कुछ खास अच्छी तरह से इसका जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता था जैसे वो इस सवाल से बच रहा हो। मैंने कई और बार उससे ये सवाल पूछा था, पर हर बार वो बात को टाल देता। उसने मुझे कहा कि जब मैं ना रहूं तब मेरे घर कभी भी मत आना और ना ही जंगल में आना। मैंने उससे पूछा, तुम्हें खाना कौन देता है? तो उसने कहा, मैं खाता नहीं, सिर्फ पीता हूँ। मुझे उस समय उसका जवाब कुछ खास समझ में नहीं आया, पर वो दुखी करने वाला दिन भी अब जल्दी आ गया। जब मैं गांव छोड़कर वहाँ से जा रहा था और मैंने जैसे ही उसे यह बात कही तो उसने बिना कुछ बोले जंगल की तरफ लौट गया। जिस दिन मैं जा रहा था उस दिन वो मुझे जंगल के मुहाने पर खड़ा दिखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बुरा तो मुझे काफ़ी लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जाना पड़ा। फिर कई दिन बीते और अब मैं अपने गांव पहुंच चुका था। मेरे गांव से स्टेशन का सफ़र थोड़ी दूरी पर था और यह सफ़र जंगल से होते हुए जाता था। मुझे लगा कि अब उस जंगल पर रोड बन चुका होगा, पर मैं गलत था। आज भी वो जंगल जैसा का तैसा ही था। हालांकि वो जंगल काफ़ी अंधेरे से भरा लग रहा था, पर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मैं स्टेशन पर अपनी रात गुजार नहीं सकता था। मैं अपने डर को थमाते हुए जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल पूरी शांति से भरा हुआ था, जैसे जंगल ने मौन धारण कर लिया हो। मुझे अपनी धड़कन तक की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं जब जब अपना अगला कदम बढ़ाता कि मेरे पैर के नीचे की सूखी लकड़ी और पत्ते की चटकने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगती। यही छोटी छोटी चीज़ ही मेरा डर बढ़ा रही थी। तब रात भी घनी हो गई थी और पूरा वातावरण किसी भूतिया फिल्म का दृश्य लग रहा था। मुझे तभी जोर से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज़ आई और वो आवाज़ धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। फिर अचानक से वो आवाज़ रुक गई और अब जो हुआ तो उसे देख के तो मैं हैरान रह गया। जिस दिशा से वो आवाज़ आते हुए रुक गई थी उसी दिशा से मैंने देखा कि मेरा दोस्त सूरज निकलते हुए आया है। सूरज को देखते ही मैं हैरान भी था और खुश भी। मैं कुछ सोचता तब तक सूरज ने मुझे गले लगा लिया। सूरज ने कहा, तुम तो शहर जाते ही हम लोगों को भूल गए। मैंने जवाब दिया, नहीं भाई, मेरी भी कुछ समस्या थी। वैसे इतनी रात को तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा? मेरा घर तो अभी जंगल में ही है ना। अच्छा, वैसे तो तुम अपने घर जा रहे होगे, चलो मैं भी चलता हूँ। हालांकि हम जंगल के बीच में थे, पर उसने हमें कुछ ही क्षणों में जंगल से बाहर निकाल लिया, जैसे इस जंगल से वो पूरी तरह से परिचित हो। सूरज अभी भी पहले की तरह दुबला पतला और काफ़ी शांत स्वभाव का था, पर जैसे ही वो जंगल में रहता उसमें मानो अलग सी ऊर्जा आ जाती। बातों बातों में हमें दूरी का पता ही नहीं चला और मैं अपने घर पहुंच गया। मैंने उससे कहा कि चलो कल मिलते हैं, फिर उसके बाद हम मिलकर गांव घूमेंगे और बातें करेंगे। फिर उसने हाँ कही और फिर वह अपने घर के रास्ते चला गया। मुझे इस बात से काफ़ी आश्चर्य होता था कि वह ऐसे घने जंगल में कैसे अकेले रह लेता है। मुझे लगा था अभी तक उसने अपना घर बदल लिया होगा। फिर अगले दिन जब मैं नींद में था कि तभी मेरे घर के दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। मैं आधी नींद में उठा और दरवाज़ा खोलकर देखा तो सूरज खड़ा था। उसने कहा, चलो अभी जंगल घूम कर आते हैं, इस वक्त जंगल का नज़ारा देखने लायक होता है। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, फिर भी मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया था। हम गांव से ही होते हुए अब गुजर रहे थे कि तभी मुझे मेरे कुछ और पुराने दोस्त मिले। मैं थोड़ी देर उनसे बात करने के लिए वहीं पर रुक गया। मैंने तब देखा कि सूरज अब हमसे काफ़ी दूर जाकर खड़ा हो गया है। वो ऐसा कर रहा था जैसे वो हमें पहचानता ही नहीं। मुझे ये देखकर कुछ ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि बचपन से सूरज अकेले रहने वालों में से था।
बात करते हुए मुझे इस बात का पता चला कि गांव में पिछले 3 साल से काफ़ी लोगों के गायब होने की बात आई है, पर किसी को पता नहीं चलता कि वह लोग कहाँ चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भेड़िए जंगल में खींचकर लोगों को ले जाते हैं, पर इसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला। और शायद यही कारण है कि रात के वक्त कोई भी अपने घर से जल्दी नहीं निकलता। सूरज ने मुझे इशारा किया और अब जल्दी से चलने को कहा। फिर मैं उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं जंगल के अंदर पहली बार गया तो मानो कोई स्वर्ग जैसा मुझे नज़ारे का एहसास हुआ। जो पेड़ पौधे रात को डराने की चीज़ लग रहे थे, वह सुबह एक मनमोहक सी वस्तु प्रतीत हो रही थी। पेड़ के पत्तों पर गिरी हुई ओस पेड़ की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। यह नज़ारा मेरे लिए बहुत ही विषमक कारक था। फिर हम सूरज के घर की तरफ बढ़े। हैरान की बात तो यह थी कि उसके घर की तरफ जाने का रास्ता आज भी जंगल से होते हुए जा रहा था और वहाँ पर कोई भी फिक्स रास्ता नहीं था। उसे देखकर लग रहा था शायद कोई उस रास्ते से कभी जाता ही नहीं हो, इसलिए कभी भी वहाँ पर छोटे छोटे पौधे सही सलामत थे। हम पौधों को तोड़ते हुए उसके घर पहुँचे। अभी भी उसका घर उसी प्रकार से मोहित कर रहा था। मैं जब उसके घर के अंदर गया तो वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे जानवरों की खाल लटकी हुई दिखाई दी। मैंने उससे पूछा कि तुमने मारे हैं ये? तो उसने कहा, मैंने मारे नहीं, यह सब मेरे बनाए गए किरदार हैं जो मैं कपड़े और रंग बिरंगे धागों से मैंने बनाया है। मैंने उन सबको छुआ नहीं, पर वह सच में दिखने में काफ़ी असली लग रहे थे। मैंने अब सबसे पहले उसके घर की छत की तरफ देखा और फिर मैं उसके छत के ऊपर गया और वहाँ से पूरा गांव एकदम साफ दिखाई पड़ रहा था। पूरे गांव के आने जाने का हर रास्ता वहाँ से साफ दिखाई पड़ रहा था। मैंने उससे कहा कि भाई, जंगल में रहकर क्या होगा, तुम भी मेरे साथ घर चलो, तुम भी वहाँ पर कोई घर खरीद लेना और वहीं पर तुम सेटल हो जाना। तो उसने कहा, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा पोषण कैसे होगा? मैं इस बात का मतलब नहीं समझ पाया। मैंने उससे आगे कोई सवाल नहीं पूछा। उसके बोलने का तरीका ऐसा था कि जैसे उसके लिए यह जंगल ही सब कुछ है। मैंने उससे कहा, तुम्हें इस जंगल में डर नहीं लगता? तो उसने जवाब दिया कि डराने वालों को किस चीज़ का डर। वो जब भी जवाब देता तो उसके हर एक वाक्य में कोई ना कोई गहरा अर्थ छुपा हुआ रहता। यह बात अलग है कि मैं उस वाक्य के महत्व को कभी खोज नहीं पाता और कंफ्यूज रह जाता। फिर मैंने कहा, इस जंगल में तो काफ़ी जंगली जानवर रहते हैं, तो यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। तो उसने कहा, मैं पिछले 22 साल से जंगल में रह रहा हूँ और अभी तक तो मैं सुरक्षित हूँ, आगे का भगवान ही जाने। मैंने फिर उसे अपने साथ खाना खाने के लिए निमंत्रित किया। उस दिन मैं घर पर नॉनवेज बनाने वाला था, पर उसने कहा कि मैं ये सब नहीं खाता, चलो मैं तुम्हें इससे अच्छी चीज़ खिलाता हूँ। तो उसने मुझे जंगल के अलग अलग हिस्सों से कई सारे फल वगैरह तोड़कर लाया। इस बात से मुझे इतना तो मालूम पड़ गया था कि उसे जंगल का पूरा ज्ञान है और जंगल के कोने कोने से वह पूरी तरह से वाकिफ है। इन्हीं सब क्रियाओं में रात हो गई। अब मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर के अंदर सूरज कुछ काम कर रहा था। मैं उसे बिना बताए उसके घर से निकल आया और जंगल की तरफ अपने घर के रास्ते चलने लगा। मुझे पीछे से किसी के मेरी तरफ भागने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिससे मैं डर के मारे पीछे मुड़ा तो मेरा दोस्त सूरज ही भागते हुए आ रहा था। उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना तो यहाँ अकेले आना और ना ही अकेले जाना। मैंने कहा, इसमें क्या है, मुझे रास्ता याद है, मैं चला जाऊँगा, तुम तकलीफ़ क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही सुरक्षित है। जंगल में काफ़ी जंगली जानवर है और उनसे बचने का तरीका मुझे ही मालूम है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो जंगल सच में काफ़ी घना था, पर किसी इंसान के रहने को तो बिल्कुल भी लायक नहीं था। मैं घर लौटा और आते ही सीधे बिस्तर पर लेट गया। अब मेरी आंख लग गई और फिर जब मेरी आंखें सुबह खुली तो पूरे गांव में एक ही शोर था कि प्रधान जी को किसी ने उठा लिया है। पूरे गांव में सब लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। सभी लोग दूसरे गांव वालों से भी उनके बारे में पूछ रहे थे, पर किसी को नहीं पता चला कि प्रधान जी कहाँ गए, क्योंकि कल उन्हें जंगल के इधर देखा गया था, पर सुबह होने तक मानो उनका नामो निशान
किसी ने मिटा दिया हो। फिर किसी ने जंगल में ढूंढने की बात की और फिर सभी लोग जंगल की तरफ बढ़े। पर थोड़ी ही देर में सब जंगल से भागते हुए आ गए। सबने कहा कि जंगल में उन्हें काफ़ी सारे भेड़िए दिखाई दिए और यह बात हो सकती है कि प्रधान जी को यही भेड़िए उठा कर ले गए हों, क्योंकि प्रधान जी काफ़ी रात को जंगल का मुआयना करने जाते थे। अब किसी और की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जंगल में जाकर देखे। मेरा दोस्त मेरे पीछे पीछे जंगल से चलते हुए आ रहा था। मैंने उससे कहा कि क्या तुमने प्रधान जी को देखा है? तो उसने कोई खास जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी मुंडी ना में हिलाई और वहाँ से चला गया। मुझे सूरज के इस व्यवहार पे थोड़ा शक हुआ। मैं समझ नहीं पाया कि सूरज ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। मैंने उसकी थोड़ी जासूसी करने की कोशिश की। वह पूरे दिन गांव में ही घूमता था और रात के वक्त जंगल वापस लौट जाता था। उसी रात मैं उसका पीछा करने की कोशिश करने लगा। हैरान की बात तो ये थी कि जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा और उसको देखते हुए मैंने जब जंगल के अंदर कदम रखा, तभी उसको मेरे वहाँ पर होने का शक हो गया और उसको थोड़ा भी समय नहीं लगा मुझे ढूंढने के लिए। उसने कहा, तुम मुझे डरा नहीं सकते, मैं जंगल से पूरी तरह से वाकिफ हूँ। उसे शायद थोड़ा सा मुझ पर शक भी हुआ। मैंने बात को टाल के अपने घर वापस आ गया। अगले हफ्ते एक और आदमी गांव से गायब हो गया और अब यह मेरे लिए मानो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रश्न हो गया था कि हो क्या रहा है इस गांव में। मुझे लग रहा था कि मानो ना मानो, पर उस जंगल में कुछ तो ऐसा है जो यह कर रहा है, क्योंकि दूर दूर तक जंगलों से गांव ही घिरे हुए थे, तो कोई भी किसी को कहां पर लेकर जा सकता था। ऐसे ही एक दिन सूरज ने कहा कि आज के दिन तुम जंगल में बिल्कुल भी मत आना, ना सुबह आना और ना रात को, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात होगी। उस रात को ही मैंने जंगल की तलाशी करने का फैसला कर लिया। हालांकि मुझे कहीं ना कहीं सूरज पर ही इन सब का शक हो रहा था। उस रात को चांद अपनी पूरी रोशनी में था और मैंने जंगल की दूसरी तरफ से जाने का फैसला किया। हालांकि वो रास्ता काफ़ी लंबा था, पर मैं किसी तरह जंगल के बीचों बीच पहुंच ही गया। तभी मानो कई सारे भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ आई। इस चीज़ ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था, पर अब मैं पीछे भी नहीं जा सकता था। इसलिए मैं सूरज के घर की तरफ बढ़ा। मैंने सोचा कि कुछ नहीं मिला तो उसके घर पर ही रात बिता लूँगा। मैं उसके घर की तरफ बढ़ा और उस दिन उसका घर पूरी रोशनी से जगमगा रहा था। खिड़की से बहुत सारी रोशनी बाहर आ रही थी। मैं खिड़की की तरफ जाकर देखने लगा और अब जो नज़ारा मैंने देखा तो उससे ज़्यादा खौफनाक नज़ारा मेरी ज़िंदगी का कोई दूसरा नहीं हो सकता था। प्रधान जी और एक आदमी एक खूंटी से लटके हुए थे। उसमें से प्रधान जी की तो मौत हो चुकी थी। उनके सीने पर एक बड़ा सा हड्डियों से बना खंजर जैसी चीज़ घुसाई हुई थी और दूसरे आदमी के चारों तरफ 4 भेड़िए घूम रहे थे। वो सभी भेड़िए बहुत ही विशाल थे। तब मैं वहाँ पर ऊपर की तरफ से सूरज को चलते हुए आते देखा। धीरे धीरे उसकी शक्ल बिल्कुल आधे इंसान और आधे भेड़िए में बदल चुकी थी। जैसे जैसे वो सीढ़ी पर एक एक कदम रखता जा रहा था तो उसका शरीर मानो किसी भेड़िए में बदलता जा रहा था। जब तक उसने सीढ़ियों का अंतिम कदम पूरा किया, वह पूरी तरह से लगभग एक भेड़िया मानव में ही बदल गया था। उसने जोर से भेड़िए की आवाज़ निकाली और सीधे लटके हुए इंसान पर कूद गया, जिसकी वजह से लटके हुए इंसान की छाती फट गई और वह इंसान दर्द से कराहने लगा। फिर वह सूरज जो एक भेड़िया मानव बन गया था उस लाश को खाने लगा और वो भेड़िए भी इसमें उसका साथ देने लगे। उनकी बर्बरता देखते ही बन रही थी। उन्होंने लाश के चिथड़े चिथड़े कर दिए थे। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था और मैंने यहाँ से निकलने का फैसला किया। पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा कि किसी सूखी लकड़ी पर मेरा पैर पड़ा, जिसकी वजह से काफ़ी तेज आवाज़ हुई। अब वो सारे भेड़ियों की नज़र मेरी तरफ हो गई थी। तभी मैं अपनी पूरी रफ्तार से भागा और मैं भागते भागते लगभग जंगल को पार कर ही लेता, पर तभी एक भेड़िए ने बाजू से मुझ पर झपट मारा, जिसकी वजह से मैं काफ़ी दूर जाकर गिर पड़ा। फिर चारों भेड़िए मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे।
अब तो मैंने मान ही लिया था कि अब तो मेरी मौत निश्चित है, पर मेरे पीछे से सूरज कूद कर आगे आया और उसको देखते ही वो सारे भेड़िए शांत होकर वहां से चले गए। फिर उसने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई कि वह बचपन से एक भेड़िया मानव है और बचपन से ही उसमें यह शक्ति और प्रगति थी, पर इसका उसको नुकसान भी हुआ क्योंकि वह सिर्फ इंसान का मांस ही खा सकता था। और यह बात तब मुझे गौर करनी चाहिए थी जब उसने जो फल मेरे लिए लाए थे वह खुद नहीं खाए। उसने कहा, मैं चाहता तो तुम्हारी भी जान ले लेता, पर तुम मुझे अच्छे लगते थे, इसलिए आज तक मैंने तुम पर कभी हमला नहीं किया, पर मैं मजबूर हूँ। मैं अगर इंसान को मारकर नहीं खाऊंगा तो एक दिन खुद ही मर जाऊंगा। दोस्तों, इस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि एक तरफ सूरज की बात भी बिल्कुल सही थी, पर किसी को मारना यह तो खुद में ही बहुत बड़ा पाप है। उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर मैं घर लौटा और आज की रात मुझे हल्की सी भी नींद नहीं आई। मैं फिर 3 दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मैं पूरे दिन बैठकर बस उसी चीज़ के बारे में सोचता ही रहा। फिर अगले दिन मुझे गांव में एक खबर फैलती हुई सुनाई दी कि जंगल में किसी बड़े से भेड़िए को मार दिया गया है और उसका आकार लगभग एक हाथी के बच्चे जैसा है। पूरे गांव वाले उसे देखने के लिए जंगल की तरफ गए। मैं भी उनके साथ गया और जो देखा तो उसने मुझे अंदर से झंझोर कर रख दिया, क्योंकि वह सूरज ही था जो उस समय भेड़िए के रूप में था, क्योंकि किसी ने उसको गोली मार दी थी, पर फिर भी उसकी हल्की सी आंखें खुली थी। मुझे देखकर लग रहा था कि वह शायद अभी भी सब कुछ समझ रहा है, और उसने मुझे देखते ही अपनी आखिरी पलक झपकाई। दोस्तों, हम माने ना माने, पर इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारी कल्पना से पूरी तरह से परे हैं। कुछ लोगों के साथ यह घटना होती है तभी वो मानते हैं, और कुछ लोग मानो घटना तक का इंतजार करते हैं। पर यह बात तो सच है कि हम कितनी भी तरक्की कर लें, पर ऐसे रहस्य को कभी समझ नहीं सकते। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं ये कहानी कैसी लगी। तो मैं आपका दोस्त धीरेन, बाय एंड टेक केयर।